Wheatstone arranged four resistances in the form of a quadrilateral ABCD along with a galvanometer between the 2 points B and D and a battery cell or a source of EMF E between points A and C along with a plug key. Of course, practical setup of this Wheatstone network also has a rheostat which is used to control the current in series with this E and K. सोर्स ऑफ ईएमएफ और की इसके साथ सीरीज में एक रियोस्टैट भी होता है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसका यूज करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग करते हैं. अच्छा, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस व्हीटस्टोन्स नेटवर्क? इट इज टू डिटरमाइन एनी अननोन रेजिस्टेंस. अगर आपको एक अननोन रेजिस्टेंस दिया है x, तो वो आप इन चारों में से किसी एक जगह पे प्लेस कर सकते हो और बाकी के तीन का नॉलेज इंफॉर्मेशन रखते हुए हम लोग इस चौथे अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय वन सिंपल फॉर्मूला ऑफ व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, दैट इज R1 by R2 is R3 by R4. Now as it is a revision for your entrance examination, I consider and it is rightly so कि आपको एटलीस्ट टर्म्स पता है कि व्हीटस्टोन नेटवर्क ऐसा होता है. 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं, 5वां रेजिस्टेंस भी होता है वैसे. ये गैल्वेनोमीटर जो खुद एक रेजिस्टेंस, उसको भी रेजिस्टेंस रहेगा. And then there is a battery along with the key and rheostat. So this is the theoretical setup of Wheatstone's network. This is the practical setup of it. आप दोनों को कंपेयर करके देख सकते हो. यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल है A B C D, यहाँ पे भी क्वाड्रिलेटरल है A B C D. Between A and B there is resistance R1, B and C there is R2. अभी इन दोनों के लिए यहाँ पे अगर आप देखो तो between A and B there is unknown resistance X and between B and C there is a resistance box. RB का मतलब है resistance box. Resistance box is a collection of resistances from where you can select a desired resistance. So that is your known resistance. ये आपको पता रहेगा when you are picking up that resistance 5, 10, 15, 20 जो भी है ohms में, वो आपको पता रहेगा what you are selecting from this resistance box. So X and R are your R1 and R2 respectively between AB and BC. अच्छा, between AD and DC there is R3 and R4. देखो ये दो रेजिस्टेंसेस को यहाँ पे डायरेक्टली कोई वैल्यू नहीं दिया गया है बिकॉज ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, प्रैक्टिकल सेटअप है. तो हियर यू नीड टू हैव एडजस्टमेंट्स वेरिएबिलिटी ऑफ दीज टू R3 and R4. So instead of R3 and R4 there is a wire AC which is of 1 meter length, जिस वजह से हम लोग इस व्हीटस्टोन्स ब्रिज को मीटर ब्रिज ऐसा भी बोलते हैं क्योंकि 1 मीटर का वायर होता है. ये जो वायर है AC ये 1 मीटर का होता है जिसमें यहाँ पे 0 सेंटीमीटर का मार्किंग है और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर का मार्किंग रहेगा. ये पॉइंट D जिसको नल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, बैलेंस पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ऐसे 4 नाम है. नल, न्यूट्रल, बैलेंस, इक्विलिब्रियम, ये इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे रहेगा. स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन the important parts what I am saying here, especially the synonyms of the same word. एक ही word को या एक ही point को कितने अलग अलग नाम हम लोग दे सकते हैं, ऐसे बहुत सारे terms इसमें आएंगे, आपने वो लिख लेना है. अच्छा, AD और DC ये दोनों मिलके 100 रहेगा. तो अगर AD आपका 70 है तो DC आपका 30 रहेगा obviously. ये अगर 60 है तो ये 40 रहेगा. ये अगर 20 है तो ये 80 रहेगा. अच्छा, कौन सा बड़ा रहेगा AD और DC में से? L1 और L2 को नाम दिया है जो R3 और R4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कैसे? बिफोर आई गो फॉर द कंपैरिजन बिटवीन L1 एंड L2, RAD और RDC ये मेरा R3 और R4 है रिस्पेक्टिवली. तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? रो L by A. R का जो बेसिक फॉर्मूला रो L upon A. अभी AC ये पूरा जो वायर है ये यूनिफॉर्म होता है, मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हम लोग लेंगे. वो एक ही मटेरियल का रहेगा लाइक कॉपर और मे बी एल्यूमिनियम. तो AC जो 1 मीटर का वायर है पूरा का पूरा एक ही, वो कोई कॉम्पोजिट वायर नहीं है कि थोड़ा सा कॉपर, थोड़ा सा ब्रास, थोड़ा सा एल्यूमिनियम, थोड़ा आयरन, ऐसा मिलके करेंगे. अगर वैसा होता है तो फिर रो अलग अलग आएगा, बट ऐसा हम लोग नहीं लेते. दैट वुड बी अ कॉम्प्लिकेशन इनवाइटिंग मोर ट्रबल्स. ओके, सो AC वायर 1 मीटर का है, एक ही मटेरियल का बना हुआ है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है. तो इसके लिए रो और A, रो रेजिस्टिविटी एंड A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये सेम होता है. सो R इक्वल टू रो L अपॉन A. इसमें अगर 2 टर्म कांस्टेंट है तो R डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक टर्म पे, वो है लेंथ. इसीलिए मैंने R3 का रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ L1 लिखा है और R4 का रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ L2 ऐसा लिखा है. R3 L1 R4
L2। एक्चुअली ये है रो L1 अपॉन A, ये है रो L2 अपॉन A। लेकिन जब आप R3 अपॉन R4 करोगे तो वो रो अपॉन A दोनों के लिए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपका बैलेंस कंडीशन आप यूज कर रहे हो। देखो ये UBC मतलब अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, UBC अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, ये फॉर्मूला होता है दैट यू बेटर नो। अगर मैं राइट साइड में इसको अप्लाई करता हूँ R3 अपॉन R4 तो बचेगा क्या, सिर्फ L1 अपॉन L2, रो और A कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो ये इस तरीके से इन चारों रेजिस्टेंसेस की जगह पे यहाँ पे XR L1 L2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बीच में गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर। बिटवीन A एंड C देयर इज EK, यहाँ पे भी बिटवीन A एंड C देयर इज EK एंड RH। एज आई टोल्ड यू एडिशनल पॉइंट आएगा टू कंट्रोल द करंट। तो ये थ्योरेटिकल सेटअप, ये प्रैक्टिकल सेटअप विद द हेल्प ऑफ L शेप मेटालिक स्ट्रिप्स, स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप। ये पूरा असेंबली जो है ये एक वुडन बोर्ड पे फिक्स्ड होता है। ओके, नाउ ये और ये सेम है, फॉर्मूला भी एक ही जाएगा, R1 अपॉन R2 इज R3 अपॉन R4। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, X अपॉन R, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2, R3 अपॉन R4। यू नो दैट एज वेल, बट एक क्विक रिवाइवल में इसको दे रहा हूँ। Now students, you will be getting a entirely different view to look at this Wheatstone's meter bridge and Wheatstone's network। हम लोग पहले देखेंगे नेटवर्क के बारे में, और उसके पहले एक पॉइंट अपना जो बच गया है यहाँ पे L1 L2 का कंपैरिजन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा बड़ा रहेगा। तो ये L1 है ना, ये X पे डिपेंड करता है और L2 R पे डिपेंड करता है। मतलब L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, L2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सामने ऑपोजिट वाले रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा, जो ज्यादा रहेगा उसका लेंथ ज्यादा रहेगा। तो ये दोनों के लिए तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो L1 L2 से बड़ा रहेगा, या L1 L2 से छोटा रहेगा, या दोनों बराबर रहेंगे। अच्छा, दोनों बराबर होने का सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, जब ये दोनों रेजिस्टेंसेस भी सेम रहेंगे। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम है, तो उसका क्या पॉसिबिलिटी है, ये पॉइंट D कहाँ पे रहेगा, मिड पॉइंट। यस, इट्स अ सेंटर, तो ये 50-50 हो जाएगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ओके, फॉर वन गिवन अननोन रेजिस्टेंस आई एम टॉकिंग। ओके, अच्छा, L1 ग्रेटर देन L2, ये इससे बड़ा कभी रहेगा अगर आपका अननोन रेजिस्टेंस इस R से बड़ा है। तो जब भी आपने इसमें से एक रेजिस्टेंस पिकअप किया, से 10 ओम, और आपको ये L2 जो है ये 50 सेंटीमीटर से कम मिला, 50 से कम मिला, तो आपको ये समझ में आ गया कि अच्छा इस 10 ओम के लिए ये लेंथ मेरा सपोज है 40 सेंटीमीटर, माने वो 50 सेंटीमीटर से कम आया। तो इसका मतलब है कि ये जो L1 अभी 60 सेंटीमीटर है, क्योंकि अगर ये 40 है तो ये 60 हो गया। तो ये L1 60 है, ये L1 L2 से बड़ा है, मतलब ये X भी R से बड़ा रहेगा, मतलब X इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 10 ओम। फिर आप आगे जाके और एक ऐसा कर सकते हो कि मे बी R का वैल्यू आप 20 ले लो, तो प्रोबेबली ऐसा होगा कि ये नल पॉइंट आपका जो है ना वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब आपका ये नल पॉइंट इधर 50 सेंटीमीटर के पार इधर जाएगा, मे बी अभी वो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पे चला गया। मतलब यहाँ से मैं काउंट करूंगा ना, तो 30 कहाँ से काउंट होगा, 0 से। तो ये D अगर आपको 30 सेंटीमीटर पे मिला तो L2 कितना हो गया, 70 सेंटीमीटर। तो अगर L2 70 सेंटीमीटर है जो L1 से बड़ा है, तो इसका मतलब साफ है कि आपका R अभी X से बड़ा है। तो पहले जब आपने एक R आपका 10 लिया तो आपको L2 40 मिला, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर आपने R को 20 लिया, फिर आपको L2 70 मिला, क्योंकि ये 30 है तो वो 70 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो X है वो 10 से बड़ा और 20 से छोटा। तो इस तरीके से आप ना उस वैल्यू को कन्वर्ज करते करते एक्चुअल वैल्यू तक पहुंचते हो प्रैक्टिकली, और जो प्रैक्टिकली क्या ना स्टूडेंट्स, उसी को यूज करते हुए आपको न्यूमेरिकल्स MCQs भी सॉल्व करना है। तो इसीलिए प्लीज व्हाटएवर यू हैव डन इन द लैब उसको अच्छी तरीके से रिकॉल करो। एवरी टाइम यू शुड ऑलवेज हैव दैट एट द बैक ऑफ योर माइंड कि लैब में मैंने ऐसा सेटअप देखा था, वो वुडन बोर्ड, फिर वहाँ पे लेफ्ट गैप, राइट गैप, L1 L2, गैल्वेनोमीटर, की सेल, रियोस्टेट, ये सारा सेटअप आपके आंखों के सामने होना चाहिए। अगर आपने लैब में ठीक से परफॉर्म नहीं भी किया है, इट्स ओके, आप इसको ठीक से देख लीजिए अभी, और ये डायग्राम हमेशा आपने आपके विजुअलाइजेशन में रखना है। ये दोनों सेम ही है इफेक्टिवली। तो L1 और L2 का कंपैरिजन हो गया, कौन सा बड़ा रहेगा ये क्लियर हो गया। वो डिपेंड करेगा X और R के वैल्यूज पे। तो जिस डायरेक्शन में नल पॉइंट शिफ्ट होता है वो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस X और R के वैल्यू के बारे में बताएगा। देखो X तो अननोन है, आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि X किससे बड़ा और किससे छोटा है। अच्छा, अगर 50 सेंटीमीटर मिला, 50 सेंटीमीटर, तो फिर तो आपका काम ही खत्म। अगर आपका D एग्जैक्टली 50 सेंटीमीटर पे मिला तो आपने जो रेजिस्टेंस इस बॉक्स में से उठाया वही आपका X का वैल्यू है।
क्योंकि अगर ये दोनों लेंथ सेम है तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस भी सेम ही हो जाएगा, क्योंकि x अपॉन r इज L1 अपॉन L2। जो रेशियो इन दोनों का है L1 अपॉन L2 अगर वो 1 है 50-50 तो x अपॉन r का रेशियो भी 1:1 होना चाहिए, मतलब दोनों सेम होना चाहिए। इसीलिए आपको लैब में हमेशा एक चीज बोला गया रहेगा स्टूडेंट्स कि ट्राई टू गेट दिस नल पॉइंट क्लोज टू 50 और बिटवीन 40 एंड 60। आपका D हमेशा 40 और 60 के बीच में आए ऐसा रेजिस्टेंस इस बॉक्स में से सिलेक्ट करो। एक्चुअली देखा जाए तो आपको 50 सेंटीमीटर पे ही लाना है हर बार, लेकिन ऐसा एक ही पॉसिबिलिटी है। तो हर बार मतलब क्या, सिर्फ एक ही बार आप ऐसा कर सकते हो। तो आपने एक बार 50 सेंटीमीटर पे ये लेके आए, बाद में फिर 40 से 60 इस रेंज में इसको वेरी करना है। अच्छा, वो क्यों करना है फिर? वंस यू गेट 50 सेंटीमीटर का नल पॉइंट तो आपको तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया एक्स और आर का, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में एरर होता है। जैसे ये वायर जो है ये थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहेगा, इसका चांस नहीं, क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हो। तो आप जब चौकी उसके ऊपर टच कर रहे हो या स्लाइड कर रहे हो तो वायर का यूनिफॉर्मिटी अफेक्ट होता है। देयर मे बी किंक्स इन द वायर। किंक मतलब वायर वहाँ पे थोड़ा पतला हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ये 0 और 100 सेंटीमीटर एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं होगा। इसके नीचे स्केल होता है ना, वायर के नीचे देयर इज अ स्केल, so it may not coincide, the starting and ending point may not be exactly at 0 and 100। इन सारे reasons की वजह से there may be errors, and to minimize these errors you have to take multiple readings which will lie between 40 and 60 सेंटीमीटर। तो ये इसका प्रैक्टिकल सेटअप हो गया। मैं थ्योरेटिकल के बारे में और ज़्यादा बात करूंगा, बिकॉज आपको थ्योरेटिकल में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, और एक बार ये समझ में आ गया तो ये आपको तुरंत समझ में आएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो थ्योरेटिकल सेटअप, क्वाड्रिलेटरल ABCD, 4 रेजिस्टेंसेस। अच्छा, इनको ही हम लोग ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। अब ये और ये डायग्राम सेम है, ये और ये डायग्राम सेम है, खाली मैंने यहाँ पे बैटरी और की नहीं दिखाया है। बाकी ये जो रेजिस्टेंसेस है, 4 रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर जो 5वां रेजिस्टेंस है, ये 5 रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क व्हीटस्टोन ही है, ये भी व्हीटस्टोन ही है। ये मैं आपको बताऊंगा, इसी का रीअरेंज वर्जन है। सो व्हीटस्टोन नेटवर्क बोला तो ऐसे आएगा, पतंग जैसा, और मीटर ब्रिज बोला तो ये आएगा। आई रिपीट, दिस इज नेटवर्क, दिस इज मीटर ब्रिज। टर्म्स अच्छी तरह क्लियर रखो। सो व्हेनेवर यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, अगर नेटवर्क बोला तो आपने ये इमेजिन करके सॉल्व करना है। ओके, सो R1 R2 R3 R4 बिटवीन पॉइंट्स A B C D। देखो यहाँ पे A B C and D, if you look at the entire network it is between A and C, end point से A and C, in between point से B and D। तो A और B के बीच में अगर आप देखो via this path, then there is a resistance which is R1, check out। okay, फिर A and D के बीच में there is a resistance R3, ये नीचे वाला बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर B and C, AB के बाद BC, AB के बाद BC, लाइन में ले लेगा उसको, so this is R2, और ये CD के बीच में ये लोअर पार्ट इज R4। ये जो सेंट्रली बचा ये है आपका गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। ओके, तो ऐसे 5 रेजिस्टेंसेस मिलके आपका व्हीटस्टोन नेटवर्क बनता है। सो R1 R2 R3 R4, नाउ यू कैन जस्ट कंपेयर। देखो इसमें से ये नेटवर्क में से ये कैसे मिलेगा, इस B और D इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ऐसे खींचते हो, B को ऊपर की तरफ खींचो, D को नीचे की तरफ, इफ यू जस्ट स्ट्रेच दिस B एंड D तो आपको यही नेटवर्क मिलेगा। ये वायर्स है स्टूडेंट्स, A B B C, ये क्या कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू हम लोगों ने जोड़ा। तो दे आर फ्लेक्सिबल वायर्स, आप कैसे भी उसको जोड़ सकते हो। एक अच्छा लगने के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं, नो, एक काइट जैसा, पतंग जैसा, बट यहाँ पे क्या है वो, इट कैन बी, इट इज द सेम इक्विवेलेंट नेटवर्क। तो बिटवीन A and B via this path it is R1, between A and D it is R3, then it is R4 and it is R2। एक्चुअली यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, ये जो ब्रांच है AB, फिर DB और BC, ये जो ऐसा उल्टा Z है ना, इन तीनों को लाइन में लेके आए। देखो AD DB एंड BC को लाइन में लेके आए, मतलब इसको सीधा कर दिया है, इसको ऐसा बेंड कर दिया है, और इस वायर को भी ऐसा बेंड कर दिया, so that these three appear in a straight line। They are in a straight line but they are not in series, let me tell you, क्योंकि इसके बीच में there are bifurcations। सीरीज कभी बोलते हैं, now you better know, series means when they are connected one after another, मतलब उनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होना चाहिए और दूसरा उनको कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो ब्रांचिंग है, R3 और इस G के बीच में ब्रांच है, G और R2 के बीच में ये एक ब्रांच है। सो whenever there is branching out, they are not in series। तो इसका इक्विवेलेंट ये है। अच्छा, और एक तरीका है स्टूडेंट्स इसको आइडेंटिफाई करने का, ये हो या ये हो, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यू इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग एट पॉइंट A
आप ए पॉइंट पे खड़े हो और नेटवर्क को फेस कर रहे हो, अगर आप ए पॉइंट पे खड़े हो और नेटवर्क को फेस कर रहे हो तो आपके लेफ्ट में R1 और राइट में R3, 1 3. If you are standing at A and facing the network, it is 1 to the left and 3 to the right. अच्छा, अगर आप C पॉइंट पे खड़े हो और नेटवर्क को फेस कर रहे हो, C पॉइंट पे खड़े हो और नेटवर्क को फेस कर रहे हो तो आपके लेफ्ट में 4 और राइट में 2. अच्छा, ये इधर आपको खड़ा रहने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इमेजिनेशन में भी अगर आपने सिर्फ ये ए पॉइंट का ठीक से कर लिया, ए पे खड़े हो तो 1 3, बस ये 1 और 3 हो गया तो 2 and 4 विल फॉलो. कैसे देखो, 1 के साथ जो कॉमन पॉइंट है 1 का एंड, वहां से आपका पक्का R2 ही जाएगा और R3 के साथ जो पॉइंट है एंड में, वहां से पक्का आपका R4 ही जाएगा और बीच में ये गैल्वेनोमीटर आएगा. दैट आई एम श्योर यू कैन मैनेज बिटवीन B and D. एक बार आपको ये दोनों आ गए then you can identify and locate these two as well, R2 and R4. बचा हुआ आपका गैल्वेनोमीटर 5वां रेजिस्टेंस वही रहेगा. तो यहाँ पे भी आप देखो, if you are standing at A, then from A facing the network, to the left it is 1, to the right it is 3. देखो, standing at A, to the left it is 1, to the right it is 3. 1 के एंड में 2 स्टार्ट होगा, see? अच्छा, 3 के एंड में 4 स्टार्ट होगा. खाली यहाँ पे थोड़ा केयरफुली देखना है कि 3 के एंड में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है. तो ये देखना है कि सर्किट के उस C पॉइंट तक, एंड पॉइंट तक जो जा रहा है वो आपका R4 ही होता है वाया D. D से लेकर C तक ये R4 ही रहेगा. तो 1 and 3 लोकेट कर लिया, 1 के साथ सीरीज में 2, 3 के साथ सीरीज में 4. सेंट्रली बराबर गैल्वेनोमीटर अपने आप आ जाएगा. अच्छा, ये एक अलग फॉर्म है, इक्विवेलेंट ही है. देखो यहाँ पे 1 A पे खड़े हैं तो यहाँ पे 1 आ गया, ये 3, 1 3, 1 के बाद ये 2, 3 के बाद ये 4. सो इट इज सो सिंपल स्टूडेंट्स दैट यू कैन ऑलवेज प्रैक्टिस दिस बाय ड्रॉइंग दिस डायग्राम मेनी टाइम्स. आप इस डायग्राम को फ्री हैंड ड्रॉ करो, कोई स्केल वेल का जरूरत नहीं है, फ्री हैंड फटाफट ड्रॉ करते हो. जैसे मैंने बोला, हमेशा A और C पॉइंट मार्क कर लेने का, फिर बीच में B और D मार्क कर लेने का, फिर A to B, B to C, A to D and D to C ये मार्क कर लेने का. देन यू कैन गेट द रेजिस्टेंसेस अकॉर्डिंगली, जो टेक्निक मैंने आपको बोला. A पॉइंट पे खड़े होके फेसिंग द नेटवर्क, लेफ्ट में 1, राइट में 3, बाकी नेटवर्क विल फॉलो. अच्छा, अभी इसमें से आप देखो, मैंने इसका ट्रायंगल पार्ट यहाँ पे रखा है क्योंकि मैं अभी इसी को मॉडिफाई करके ये ऑब्टेन करने वाला हूँ. ये जो पॉइंट है A, इसको अगर मैं अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूँ, A पॉइंट को अंदर की तरफ शिफ्ट कर दो, एक यू कैन कंसिडर दिस लाइक अ हैंड, योर कर्चिफ. ओके, ये जो कर्चिफ जैसा है दिखाई दे रहा है, तो उसको फोल्ड कर रहे हैं अभी हम लोग. इस A को अगर मैं अंदर फोल्ड कर दूं, ओके, और यहाँ पे लेके आओ सपोज, तो ये नेटवर्क आपका कैसे दिखेगा, आपका कनेक्शन ऐसे हो जाएगा. ये पॉइंट को मैं अंदर लेके गया तो ऐसे दिख रहा है. ये जो R1 है ये इधर आ गया, ये R3 है ये इधर आ गया. ठीक है. अच्छा, ये जो नेटवर्क कनेक्शन है वो पॉइंट एज इट इज. अच्छा, ये C का जो कनेक्शन है, ये जो बाहर दिखा रहा है, ये ऐसे अंदर की तरफ डाल दो. ये भी एक तरीके का व्हीटस्टोन नेटवर्क ही है. तो आपको इनमें से कोई भी सर्किट दिया, आपको समझना है कि यही सर्किट है. ऑफकोर्स बैटरी यहाँ पे एडिशन रहेगा और इसको एनालाइज करना है मैथमेटिकली ऐसे. इसमें सबसे पहला कंडीशन है बैलेंस कंडीशन ये. फिर इसमें क्या हो रहा है, ये कभी हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब IG 0 रहेगा. IG मतलब क्या है, इस ब्रांच का करंट 0. देखो, करंट 0 का मतलब क्या है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. लेकिन अगर करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि देयर इज नो हायर एंड लोअर पोटेंशियल. दैट मीन्स द पोटेंशियल्स आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम. तो IG अगर फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर में से करंट, तो B से D या D से B फ्लो होता है अगर फ्लो हो रहा है तो. लेकिन IG 0 है मतलब ये दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो गए. सो VB इज इक्वल टू VD. अच्छा, इसका मतलब ये भी है, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट स्टूडेंट्स. VB और VD अगर सेम है तो इसका मतलब आगे ये भी है कि VA माइनस VD इज इक्वल टू VA माइनस VD. मतलब इस ब्रांच में जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ उतना ही वोल्टेज इस ब्रांच में भी ड्रॉप हुआ. पोटेंशियल का ड्रॉप सेम रहेगा और फिर जो बचा हुआ पोटेंशियल B पे है और जो D पे पोटेंशियल है वो सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बैटरी 10 वोल्ट का है,
आई एम श्योर दिस इज अ यूनिक वे, यू मस्ट नॉट हैव सीन दिस बाय फार। इस वोल्टेज को ट्रीट करने का ये तरीका सबसे अलग है, एंड हियर इट इज फॉर यू। 10 वोल्ट अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर करता हूँ, इसका पॉजिटिव टर्मिनल किधर गया है, ए पॉइंट को गया है, और इसका नेगेटिव टर्मिनल सी पॉइंट को गया है। ए पॉजिटिव मींस ए इज एट हायर पोटेंशियल, सी इज एट लोअर पोटेंशियल, लेकिन हायर और लोअर का डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट है। तो आप ए को असाइन कर सकते हो 10 और सी को असाइन कर सकते हो 0, सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट। ये जो 10 वोल्ट है ये इस तरीके से रहेगा, हायर पोटेंशियल को यही दे देने का, लोअर को 0 देने का, ठीक है। नाउ दिस इज 10 एंड 0 व्हेन करंट, अच्छा ये जो 10 वोल्ट है इट इज बिटवीन A to C फॉर दिस ब्रांच ABC एज वेल एज ADC, क्योंकि ABC और ADC अभी पैरेलल में जोड़ा गया है। मैं बैलेंस कंडीशन का बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये नेटवर्क हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैलेंस कंडीशन में सॉल्व करेंगे, अनबैलेंस्ड के लिए नहीं, कभी भी नहीं सॉल्व करेंगे अनबैलेंस्ड के लिए। सॉल्व कर सकते हैं बट जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बैलेंस के लिए ही पूछेंगे। तो बैलेंस कंडीशन में ये जो ब्रांच है BD गैल्वेनोमीटर, ये प्रेजेंट है ही, मतलब इफेक्टिवली प्रेजेंट नहीं है, वो कनेक्टेड है बट इसका इफेक्ट ये है, एज गुड एज इट इज नॉट प्रेजेंट। मतलब जो करंट IG 0 बोला ना बैलेंस कंडीशन, तो जो करंट यहाँ से आया सीधा गया, जो करंट यहाँ से आया सीधा गया, I1 इक्वल टू I2, I3 इक्वल टू I4। अच्छा, तो ये ABC और ये ADC नाउ दे आर इफेक्टिवली इन पैरेलल, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। सो फॉर ABC द वोल्टेज इज 10 वोल्ट, फॉर ADC द वोल्टेज इज 10 वोल्ट। सो ये 10 में से जब ये करंट ऐसे गया A to B, तो यहाँ पे I1 R1 इतना ड्रॉप हो गया, I3 R3 इतना ड्रॉप हो गया, और जो बचा हुआ वोल्टेज है वो B और D पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 वोल्ट है, ये I1 R1 अलग है, ये I3 मतलब I3 और I1 अलग अलग है, R1 और R3 अलग है, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम ही आएगा। सो अगर 10 में से यहाँ पे आपका हो गया 4 वोल्ट, यहाँ पे भी गया 4 वोल्ट, तो 10 में से 4 गया तो यहाँ पे कितना बचा 6 वोल्ट, यहाँ पे भी कितना बचा 6 वोल्ट। Thus, point B and point D are at same potential, having equal drop in the respective branches AB and AD. ये इसका मतलब है। तो when I write VA minus VB, I mean it is 4 volt, and VA minus VD it is also 4 volt. They are same. अच्छा, this is same applicable for branch BC and DC as well. अभी देखो ये अगर 6 वोल्ट है, यहाँ पे भी 6 वोल्ट है। अच्छा, 6 के बाद B से लेकर C तक करंट जब भी गया हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो कितना ड्रॉप हो गया यहाँ पे, अच्छा कितना बचा 0। तो ये फिक्स है स्टूडेंट्स की, अगर यहाँ पे 6 वोल्ट है तो B से लेकर C में वो पूरा 6 वोल्ट ड्रॉप हो गया और 0 वोल्ट बचा। यहाँ पे कितना वोल्ट अवेलेबल है 6 वोल्ट, तो D से लेकर C तक करंट जब भी फ्लो हुआ हायर टू लोअर, तो I4 R4 ये पूरा 6 वोल्ट ड्रॉप हो गया और बचा हुआ वोल्टेज है 0 वोल्ट। सो व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ये 10 है ये 6 है, तो ड्रॉप कितना हुआ 4, 10 6 ड्रॉप कितना हुआ 4। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब इस ब्रांच का और इस ब्रांच का वोल्टेज ड्रॉप सेम रहेगा, और उस वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग ऐसे लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखा समझा, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, VA ग्रेटर देन VB है, तो इसलिए VA माइनस VB इज VA माइनस VD, सेम VB माइनस VC इज VD माइनस VC। अच्छा, इसको ही आगे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैन राइट दिस एज इट इज I1 R1 and that is equal to I3 R3. Here I can write it as I2 R2 and this is I4 R4. Okay? So अभी ये जो ब्लू में मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं उनका रेशियो ले लेता हूँ, देखो I1 और R2 तो सेम है, तो R1 अपॉन R2 बचा, I3 और R4 भी सेम है, सीरीज में आ गए, तो आपका R3 अपॉन R4, मतलब आपने इन दोनों को इक्वेट करने के बाद अगर डिवाइड किया तो आपको ये रेशियो बराबर मिल रहा है। ये एक डेरिवेशन भी हो गई, ये इसीलिए बताया स्टूडेंट्स ताकि अगर आप एग्जाम में ये फॉर्मूला आपको क्लिक नहीं हो रहा है या फिर ऐसे इंटरमीडिएट स्टेप्स पे कोई क्वेश्चन पूछा तो आप फिर भी उसको हैंडल कर सकते हो। सो दिस इज द वे यू कैन टैकल द क्वेश्चन। सो पोटेंशियल डिफरेंसेस को इक्वेट करके उनके रेशियोज लिए तो आपको डायरेक्टली ये मिलेगा। और ये क्यों कर सके हम लोग, क्योंकि IG 0 होने की वजह से I1 और I2 सेम हो गया,
I3 और R4 सेम हो गया, तो ये इक्वल होने की वजह से हम लोग ये डिवीजन में I1 I2 को कैंसिल किया, I3 I4 को कैंसिल किया। अभी R1 R2 सीरीज में आ गए, ऊपर वाले दोनों, R3 R4 सीरीज में आ गए, नीचे वाले दोनों। तो ABC का रेजिस्टेंस ऊपर वाले ब्रांच का R1 प्लस R2, ADC का रेजिस्टेंस R3 प्लस R4, क्योंकि ये ब्रांच फिजिकली प्रेजेंट है, इफेक्टिवली नहीं। So now what can I say about R equivalent? Upper branch and lower branch are in parallel. RABC is parallel with RADC. RABC क्या है? R1 plus R2. RADC क्या है? R3 plus R4. फिर R equivalent, अगर मुझे ये दोनों वैल्यूज पता है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? शॉर्टकट क्या सिखाया था? प्रोडक्ट अपॉन सम। कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, इनका शॉर्टकट सेम है, दो रेजिस्टेंसेस और दो कैपेसिटर्स के लिए प्रोडक्ट अपॉन सम। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं इनका वैल्यू ले लेता हूँ, R1 का वैल्यू आप ले लीजिए 10, ये 10 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 40 है। माइंड यू स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ बैलेंस कंडीशन में यूज होगा। कैसे? अगर ये 10 20 कितना हो गया रेशियो? 1:2। ये 20 ये 40 कितना हो गया रेशियो? 1:2। पहले ये चेक कर लेने का हमेशा, बिफोर यू अप्लाई दिस फॉर्मूला और एनी ऑफ दीज कंडीशंस, फर्स्ट चेक फॉर दिस whether this is given or not, whether it is right or not here. Most of the times it will be given, but sometimes to confuse you they may not. So 10 upon 20, 20 upon 40, 1:2. अच्छा, now 10 20 दोनों सीरीज में, बैलेंस कंडीशन 30 हो गया। 20 40 बैलेंस कंडीशन में सीरीज में आएगा, तो 20 plus 40 60, 10 20 30, 20 40 60। तो आपका 30, ये R1 plus R2 हो गया 30, ये 60, 30 पैरेलल 60। तो इसको प्रोडक्ट अपॉन सम से सॉल्व करो, 30 into 60 1800 अपॉन 30 plus 60 दैट इज 90। सो 1800 अपॉन 90, उसका आंसर आएगा 20 ओम। तो ये 30 ये 60, इसका आंसर आपका आएगा 20 ओम, जो आपका R इक्विवेलेंट है अंडर बैलेंस्ड कंडीशन। ओके, लेकिन ये सॉल्व करने से पहले अपने को पता ही है कि अगर ये 30 है और ये 60 है तो मेरा आंसर पक्का 30 से कम ही आने वाला है। तो अगर आपको ये सॉल्व नहीं करना है तो यू जस्ट गो थ्रू द ऑप्शंस। 30 और 60 है तो 30 से कम वाले कितने ऑप्शन से देखो, अगर एक ही ऑप्शन है 30 से कम वाला तो वही आपका राइट आंसर है, दैट्स इट। लेकिन वो R1 plus R2 और R3 plus R4 करने के बाद आप कंपेयर करना, क्योंकि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेसर देन द लीस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन। तुम्हारे कॉम्बिनेशन में जो सबसे कम रेजिस्टेंस है, जैसे इसमें 30 और 60, इसमें कम से कम कौन सा है? 30। तो तुम्हारा आंसर पक्का 30 से कम आने वाला है, ये पहले ही अपने को पता है। ओके, सो दिस यू कैन सॉल्व। इसमें एक स्पेशल केस ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर ये सारे हैं 10 10 10 10, इज इट अ बैलेंस नेटवर्क? यस, 10 upon 10 1, 10 upon 10 1, रेशियो मैच कर रहा है। ओके, अब R इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, तो जब ये सारे 10 10 10 10 मतलब सेम है, तो आपका R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंडिविजुअल वैल्यू। मतलब ये 10 10 10 10 अगर है तो आपका R इक्विवेलेंट विल आल्सो बी 10 ओम। चेक आउट, 10 plus 10 20, 10 plus 10 20, 20 पैरेलल 20। अभी आपको इसको प्रोडक्ट अपॉन सम से सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। 20 पैरेलल 20 मतलब दो आइडेंटिकल पैरेलल में है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? 20 upon 2 द नंबर ऑफ रजिस्टर, इंडिविजुअल वैल्यू 20 अपॉन नंबर ऑफ रजिस्टर्स दैट इज 2, सो 20 upon 2 10। अच्छा, ये फॉर्मूला क्लिक नहीं हुआ, जो कि बहुत सिंपल है और बहुत यूजफुल भी है। फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस R upon N। ओके, अगर ये क्लिक नहीं हुआ तो ठीक है, इससे करो 20 into 20 upon 20 plus 20, आपको आंसर वही मिलेगा। 20 into 20 400 upon 20 plus 20 40, 400 upon 40 दैट इज 10। तो एनी विच वेज आपको आंसर सेम ही मिलेगा स्टूडेंट्स। सो दिस इज हाउ यू कैन टैकल योर व्हीटस्टोन्स नेटवर्क का एनी न्यूमेरिकल डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। इसमें करंट का कंडीशंस हो गया, वोल्टेज का कंडीशंस हो गया, रेजिस्टेंस, VIR वीर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक में सिखाया था, वीर कैलकुलेशन, ये दिस इज नथिंग बट द सेम। इसमें भी वीर ही आ रहा है, खाली अरेंजमेंट्स अलग अलग है। तो आपको इसमें खाली वो देखना है कि हाउ टू अरेंज दिस, हाउ इज इट अरेंज्ड। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स अरेंज्ड दिया जाएगा, पहचानना पड़ेगा कि हाँ ये व्हीटस्टोन्स है। एक बार क्लिक हो गया, बैलेंस कंडीशन चेक करो एंड प्रोसीड। इसमें व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल्स भी सिमिलरली सॉल्व हो सकते हैं, बट उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स मैं आपको बोलूंगा, वो है रेशियो प्रपोर्शन से।